देखिए, ये चीज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़े थे तो अभी बताए हैं कि रिवीजन भी लेके चलेंगे। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिट, तीन चीज है। ऑर्बिटल, जैसे हम न्यूक्लियस लेते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिवॉल्व करता है, ठीक है, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है, पार्टिकुलर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, रोटेट करता है। तो उसमें, उस ऑर्बिट में वैसा प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज्यादा हो, इस जो सेल है उसका, जहां पे जिस ऑर्बिट में वो रोटेट करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना सबसे ज्यादा हो, वो कहलाता है उसका ऑर्बिटल, ठीक है, उस स्पेस में, ठीक है। तो अब उस स्पेस में एक, जैसे मान लीजिए ये एरिया हो गया, इसमें कुछ पोजीशंस हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की संभावना सब बहुत ज्यादा है, कुछ पोजीशन है जहां पे कम है, और कुछ पोजीशन ऐसे जहां पे जीरो संभावना भी है। तो जहां पे संभावना होती है इलेक्ट्रॉन होने की उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल। और उसको जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो उसको इस एक ब्लॉक से उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि उसमें इतने दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों अपोजिट स्पिन का। तो इस चीज को एक ब्लॉक जो होता है उसको हम एक बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाता है ऑर्बिटल। और ये है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होने की संभावना वहां पे सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन ऑन दैट स्पेस या ऑन द ऑर्बिटल। उसके बाद सब ऑर्बिटल क्या होता है, तो जैसे एक समान जो एनर्जी लेवल जिस ऑर्बिटल का है उसको मिला के हम लोग क्या करते हैं, एक सब ऑर्बिटल बना का नाम दिए हुए हैं, जैसे एस, पी, डी, एफ, ये सब, जिसको हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो यहाँ पे देखिए, उस चीज को हम लोग क्या किए, एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एस, पी, डी, एफ। इन सब ऑर्बिट में, इन सब ऑर्बिट में जैसे एस में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल होते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं। डी में कितने होते हैं, पांच होते हैं। एफ में सात होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, सबसे छोटा क्या हो गया, ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की संभावना मैक्सिमम है। उसके बाद उसका ग्रुपिंग होता है कि कितने एसपीडीएफ, हम उसका नाम दिए हुए हैं कि किस तरह के शेप उसका होता है, और उस शेप के आधार पे उस थ्री डायमेंशनल एरिया में उसके पाने की इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना, तो उस ग्रुप को हम लोग एसपीडीएफ के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर हो गया ऑर्बिट। तो ऑर्बिट जो होता है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जो पूरा का पूरा एनर्जी लेवल, ठीक है, जो न्यूक्लियस से एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे होता है, और वो थ्री डायमेंशनल स्पेस है, तो उसमें पूरा का पूरा जो एरिया जो होता है वो चीज क्या होता है, ऑर्बिट में। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, एल से, एम से, एन से, इस तरीके से, ठीक। तो इसका जो है, अब जो है कि ये तो हम लोग समझ गए, जैसे के से रिप्रेजेंट करते, एल से रिप्रेजेंट करते, एम से रिप्रेजेंट करते, सेल या उसको ऑर्बिट बोलते हैं। उसके अंदर होता है, उसके अंदर का वो है सब ऑर्बिट, जिसमें एसपीडीएफ वगैरह वगैरह क्या होता है, सब ऑर्बिट पाए जाते हैं। उसके अंदर होता है क्या, ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इनका आपस में रिलेशनशिप्स है, और यही बनाते हैं क्या, क्वांटम नंबर। इसी को रिप्रेजेंट किया गया है इन सब चीजों को, कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने उसमें क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन होंगे, कितने नहीं, किस तरीके से उसके सेल होंगे, उसमें डिस्टिंग्विश कैसे कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इलेक्ट्रॉन को,
किस तरीके का, कितने ऑर्बिट हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, क्या क्या उनका स्टेटस है, ये सारा चीज। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका निकालते हैं एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। एन क्या है, एन जो है ऑर्बिट का नंबर है। जैसे कौन सा नंबर का ये ऑर्बिट है, जैसे यहां से सेंटर से हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद वाले का फर्स्ट ऑर्बिट, के सेल, एल सेल, एम सेल, तो के को वैल्यू दिया गया 1, एल को 2, एम को 3, इस तरीके से। तो के सेल में कितने हो जाएंगे, 1 ऑर्बिटल हो जाएंगे। एल सेल में 2 का स्क्वायर यानी 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। एल एम सेल में 3 का स्क्वायर यानी 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, उनका ऑर्बिटल का किससे, ऑर्बिट से रिलेशनशिप्स है। उसके बाद जो है, जो देखिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब ऑर्बिट, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब ऑर्बिट, ये दोनों को कैलकुलेट करने के लिए, तो एक तो हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला बताया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब ऑर्बिट उसको कैलकुलेट किया जाता है इस बेसिस पे 2l+1, 2l+1। तो l क्या है, l जो है वो जो क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ते हैं तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है, जो कि होता है n से 1 कम। तो यहाँ पे क्या देखिए, l का वैल्यू s के लिए हम लोग लेते हैं 0, p के लिए कंसीडर करते हैं 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ देखिए s का 0, जैसे ही हम इस पे l के लिए 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0, 0+1 इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, इसमें सब ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे आपको ऑर्बिटल, 1 s में, s सब ऑर्बिट में 1, p सब ऑर्बिट में 3, d सब ऑर्बिट में आपका 2 इंटू 2, 4+1 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि s में कितने हैं, p में कितने होंगे और d में कितने होंगे। ठीक है, सब पार्टिकुलर सब ऑर्बिट में, या ऑर्बिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑर्बिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पार्टिकुलर ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं। ये तो रहा हमारा ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कि ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट जो है वो प्रिंसिपल सेल बताता है कि किस सेल का या किस ऑर्बिट का ये इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कितने एनर्जी लेवल का है, यानी उस ऑर्बिट का, उस सब सेल का, उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है। ठीक, उसके बाद जो सब ऑर्बिटल होता है, सब ऑर्बिटल बताता है कि वो जो ऑर्बिट के अंदर, उस ऑर्बिट में हम उसको कैटेगराइज करते हैं sp d f g के फॉर्म में कि ये उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, कितना कैसा उसका ओरिएंटेशन है 3 डायमेंशन में, तो ये उसके ओरिएंटेशन को लगभग स्पेसिफाई करता है। उसके बाद आता है, उसके बाद आपका आता है ऑर्बिट। तो ऑर्बिट बताता है कि वो रीजन, वो स्पेस, उस एनर्जी लेवल उस सेल में या उस एरिया में, उस 3 डायमेंशनल स्पेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग एक और जो कॉन्सेप्चुअल चीज है कि एन समझ गए, एल समझ गए, यानी एन मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी उसको बोलते हैं,
या फिर मेन एनर्जी लेवल भी उसको बोलते हैं, और उसको 1 2 3 सबसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे सेल के फॉर्म में के एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के लिए हम लोग 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट उसको करते हैं, शो करते हैं। तो ये समझ में आया आप लोग को? बोलिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। तीन यहाँ से देखिए, अगर ये चीज आपको समझ में आ जाएगा तो क्वांटम नंबर आप आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन का लिख सकते हैं, किसी भी सेल का क्वांटम नंबर लिख सकते हैं। फिर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिट, ऑर्बिट को आप सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए एनर्जी, तो एनर्जी जो होता है किसी ऑर्बिटल का फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है n+l। ठीक है, n+l। तो मान लीजिए 2s ऑर्बिटल, इसका एनर्जी कितना है? एनर्जी तो ये कंपैरेटिव एनर्जी निकालते हैं, दो ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी 2s हो गया, और दूसरा ले लेते हैं 2p। तो जिसका एनर्जी आपका क्या होगा, कम होगा, वो पहले फिल होगा, और जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। पहले कम एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद हाई लेवल पे एनर्जी जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2, n का वैल्यू हो गया कितना, 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s का वैल्यू क्या लिखाया था हमने, s का वैल्यू दिया था 0, s पे l का वैल्यू क्या था, यहाँ देखिए 0। इसका शेप क्या होता है, एस्फेरिकल, ये भी याद कर लीजिए, शेप इसका क्या होता है, एस्फेरिकल, इस ऑर्बिटल का। अब देखिए 2 + 0 = कितना हो गया, 3। पी के 2p के कंडीशन में लेंगे, 2 + 1, 2 + 0 हुआ कितना, 2 ही, 2 प्लस, तो यहां पे क्या होगा देखिए, ये जो है हमारा दूसरा केस है 2, n का वैल्यू, और p के लिए l का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा कितना, 3। तो 2 इज लेस देन 3। तो 3 का एनर्जी, जो 2p का एनर्जी ज्यादा है एनर्जी लेवल, और 2s का कम है, इसलिए 2s ऑर्बिटल जो है वो पहले फिल होता है और 2p उसके बाद में। ये फर्स्ट कंडीशन है। जब दोनों अलग अलग आ गया, तो अगर दोनों बराबर आ जाता है, n+l का कंडीशन बराबर आता है, तब देखिए क्या करेंगे। क्या बताया हमने कि n+l का हम कंडीशन लेते हैं। तो अब देख चेक करते हैं किसमें, 2p and 3s, ठीक, 2p and 3s। चलिए इसको देख क्या होता है, देखिए 2p and 3s, n का वैल्यू 2p के लिए 2, l का वैल्यू 1 = 3, 3 के लिए 3 + 0 = 3। अब ये दोनों वैल्यू तो इक्वल आ गया। अगर हम n+l कैलकुलेट करें तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, जिसका n जो है ग्रेटर है उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो इस केस में 3s का n ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा होगा, और इसका एनर्जी क्या होगा, कम।
तो ये कंपेरेटिव स्टडी है n प्लस एल के वैल्यू को लेके। n प्लस एन का मान हम लोग जो क्वांटम नंबर जो पढ़ते हैं उस क्वांटम नंबर के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 2p में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 3s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक केस और देख लेते हैं, n प्लस एल का केस होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3d एंड 4s। देखिए ऐसे तो 4s बाद में आना चाहिए क्योंकि फोर्थ सेल है, और 3d थर्ड सेल में है तो ये इसको पहले आना चाहिए थर्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एनर्जी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें जिसका एनर्जी लेवल कम होगा तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद दूसरे में। तो यहाँ पे देखिए 3n का वैल्यू, d का वैल्यू 2 इक्वल टू 5। यहाँ 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 4 इज लेसर देन 5, तो n प्लस एल जो वैल्यू है वो 4s का कम है और 3d का ज्यादा है। तो 4s जो है वो पहले फिल होगा और 3d बाद में फिल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो हम फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो देते हैं, वो जो होता है वो एरिया वो जो होता है उसमें वो ऑर्बिटल पहले फिल होता है जिसका वैल्यू जो हो, यानी n प्लस एल का वैल्यू जो हो वो कम। अगर दोनों का वैल्यू अगर बराबर आ जाता है n प्लस एल का, तो उसमें देखते हैं हम n के बेसिस पे चेक करते हैं कि n किसका कम है। जिसका n कम होगा यानी जो लोअर ऑर्बिट का होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जो हायर ऑर्बिट का होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उसके बाद जाएगा। ठीक है, समझे या नहीं? तो इस बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ अगर दे रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, तो उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो n वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो L है वो रिप्रेजेंट करता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए एक चीज, n और l के बीच में संबंध देखिए। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? p से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को pq लिख देते हैं, और l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? aq। मतलब ये क्वांटम नंबर क्या है कि हम चार सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, सेट ऑफ 4 नंबर से हम लोग जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम्स में उसको डिफाइन करते हैं। यानी हर इलेक्ट्रॉन के लिए ये अलग अलग क्वांटम नंबर होगा, सेट होगा क्वांटम नंबर। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो हो पूरे एटम में ऐसा कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसका ये चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम। तो ये क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, NLMS। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों सेट से हम जो है उस एटम के ईच एंड एवरी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और चारों का वैल्यू जो है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो।
अब चलिए देखते हैं कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो n है, ये n रिप्रेजेंट करता है आपके ऑर्बिट को, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो के का वैल्यू 1 दिया जाता है फर्स्ट ऑर्बिट, एल का वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट, एम का वैल्यू थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, उसके बाद एल, तो एन का वैल्यू क्या हो सकता है? एन का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 इस तरीके से, यानी किस ऑर्बिट का वो इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगा, सेकेंड ऑर्बिट का है तो 2 होगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, उसमें आता है फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आता है 1s, सेकेंड में लेते हैं 2s 2p 2 आ जाता है, थर्ड में लेते हैं तो 3s 3p एंड 3d 3 आ जाता है। तो हमने क्या किया था, इसमें SPDF को वैल्यू दे करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका एज़ोमिथल क्वांटम नंबर होगा किसी ऑर्बिट के लिए, वो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। तो चलिए पहले n=1 फर्स्ट ऑर्बिट में देखते हैं। इसको मिटाए सबको। सर इसको जो आप लिखे सर n=1 2 3 4, फिर हाँ 1 2 3 करके लिखे, इसको कैसे फिर फर्दर किए ये सर? वन ये बस वन लिखे ये थे। हाँ ये 1 का वैल्यू, n का वैल्यू है, ये फर्स्ट सेल हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए बता रहे हैं, देखिए एक हमने ये बनाया, ये न्यूक्लियस हो गया बीच वाला अंदर वाला। इसका पहला जो ऑर्बिट है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये हो गया, एल आप इसको एल के। के सेल बोलिए या फर्स्ट ऑर्बिट बोलिए। ओके सर। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करता है n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लिया n, उसका तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया फर्स्ट सेल के लिए 1। यस समझ में आया? यस सर, ये समझ में आ गया। उसके बाद सर? हाँ हाँ, तो जब 1 हम लेंगे तो इसमें आप देखे होइएगा कि 1s आता है, बस एक ही ऑर्बिटल आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे है ना, 1s 2s हाँ 2p तो 3s 3p 4s 3d ऐसे आता है ना। यस सर, तो ये जो 1s जो केवल लिए हैं वो कहाँ से लिए आप, मतलब ये वो वन क्वांटम वन नंबर से लिए हैं ना? हाँ नहीं, ये क्वांटम नंबर ये बताता है, जो सब ऑर्बिट होता है ये बताता है आपका एजीमुथल नंबर एल। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ देखिए एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे एन के, उसमें 1 है तो 1 स्क्वायर, यही ना बोला गया था। यस सर, n²। हाँ, एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, जितना ऑर्बिट का स्क्वायर कर दें। तो 1 है तो 1 ऑर्बिटल होगा, 1 का स्क्वायर का ऑर्बिटल होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। वन। यस 1 तो उसमें 1 ऑर्बिटल होगा, तो 1 ऑर्बिटल क्या होगा s। यस सर। समझे? यस सर। तो सर इसका चलिए दूसरा पार्ट बता दीजिए, इसी का सर दूसरा फिर एग्जाम्पल, टू हाँ वाला। दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं बस, इसीलिए तो इसको थोड़ा क्लीन कर रहे हैं, इसी पे दूसरा घेरा भी चढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1 में कितना है 1s आ गया। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, इसमें देखिए इस तरीके ये हुआ, यहाँ पे इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n= क्या हो गया, n=2। यस तो 2 में कितने ऑर्बिटल होंगे, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर। तो कितने होंगे 4। तो 4 कौन कौन से होंगे, s में तो एक होता है, पी। हाँ, और p में कितने होते हैं 3। तीन, अच्छा ठीक है, तीन। हाँ, p में 3 ब्लॉक होते हैं ना, तो 3 यस और एक कितना हो गया 4, तो 2s 2p, इसीलिए हम लोग लिखते हैं।
टू कौन सा वैल्यू रिप्रेजेंट करता है? टू रिप्रेजेंट करता है इसका कौन, सेल नंबर कौन सा है, ये कौन से ऑर्बिट का, जो सब ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिट जो है ये कौन से ऑर्बिट का है? तो टू का है, 2s है, s और p किसका है? टू का है, इसीलिए 2s 2p लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जिला, जिला के बाद ना गांव आता है, या जिला के बाद आपका ब्लॉक आता होगा। यस सर। ये मान लीजिए लेटर भेजना है तो जिला का जो मेन पोस्ट ऑफिस होता है, उसके बाद सब पोस्ट ऑफिस होता है, तो मेन पोस्ट ऑफिस के बाद सब पोस्ट ऑफिस का वो लिखते हैं ना, यस सर। तभी तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका नाम हुआ तो आप लिखते हैं अपना नाम ओम प्रकाश, सन ऑफ फादर का नेम, तो फादर का नेम आपका नेम, तो उससे क्या हो गया कि उसी तरह इसका जैसे एक समझ ली कि टू क्या हो गया, इसका फादर हो गया और उसका जो चाइल्ड हो गया एस और पी, दो चाइल्ड हो गए, इसलिए दोनों के नाम के आगे 2s 2 और 2 लगा हुआ है। अब ऑर्बिट को बता रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने के समय, हाँ sp दो समझिए उसके बच्चे हो गए 2 सेल के, ठीक है, तो जिसके भी बच्चे होंगे सबको हम लोग spdf में ही निपटाएंगे, वही नाम देंगे। बच्चे को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे बेटा या बेटी लिखना हो तो क्या लिखते हैं कि एक बेटा एक बेटी, दो बेटा एक बेटी, ऐसे करके ही लिखते जाते हैं ना, तो हम लोग उसी तरीके से एक जनरल नाम दे दिया spdf, यही इसी में सेल को सब ऑर्बिट को निकालेंगे। अब देखिए 3 का लेके हम बताते हैं एक बार, इससे शायद और क्लियर हो जाए। 2 वाला समझ में आ गया, बाहर एक और घेरा इसमें डाल देते हैं हम, तो इसके लिए n इक्वल टू क्या हो गया 3, यस सर। तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा 9। 9। तो देखिए s में 1, ठीक है, p में 3, और अब आ जाएगा d भी, तो d में कितने हो जाएंगे 5, टोटल कितने हो गए 5 3 8 और 1 9, 9 ऑर्बिटल हो गया ना। यस सर। तो एक आपका s का ब्लॉक, ठीक है, 3 आपका p का ब्लॉक, ठीक है, और 5 इसके, 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो उसमें कितने होंगे 9 ऑर्बिटल, और ये 9 ऑर्बिटल कहां से आएंगे, 9 ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा वहीं आएंगे पहले। तो अब देखिए, तो ये हो गया n का वैल्यू, आपको समझ आ गया n का वैल्यू कैसे लेते हैं, न्यूक्लियस के बाद वाला पहला वाला 1, उसके दूसरा वाला 2, तीसरा वाला 3, ठीक है, और L जो है ये सब ऑर्बिटल के वैल्यू को बताता है, सब ऑर्बिटल जो होगा उसके वो जो होगा उसको रिप्रेजेंट करता है L। तो L क्या है, ये बीच वाला आप गोला मिटा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग L के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, तो L का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा है, अगर L अगर 0 दिए हैं तो S होगा, 1 है तो P होगा, तो वो सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए तो L के मान को अब हम लोग लेके चलते हैं L, ठीक है, तो S के लिए 0, P के लिए 1, फिर D के लिए 2 और F के लिए 3, ये हो गया, इस तरीके से दी है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट इलेक्ट्रॉन वो लेते हैं हम लोग ऑर्बिटल, ठीक है, इस चीज को अब साफ कर दें। यस सर। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज लेके बताते हैं, 2s 2p 3s 3p 3d।
अब देखिए हमको यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखना है सबका n, और नीचे उसका l, एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ भी वही करना है, n लिखना है और l लिखना है, यहाँ भी n और l लिखना है। तो n कितना हो जाएगा इसके लिए 2, इसके लिए भी 2, क्योंकि सेकंड सेल का वो है, ये दोनों ऑर्बिटल है। अब l कितना हो जाएगा, s के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे 0, तो ये 0, ये p के लिए 1, यहाँ n इसका हो जाएगा 3 3 3, l कितना हो जाएगा 0 1 2। समझ में आ रहा है? यस सर। तो l और n में एक रिलेशनशिप हमको दिख रहा है कि फॉर एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट n के लिए, किसी भी ऑर्बिट n के लिए l का वैल्यू क्या होगा 0 से शुरू होगा, 0 1 2 डैश 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 n माइनस 1, n माइनस 1 तक जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ कौन सा ये n का वैल्यू, कौन सा सेल है सेकेंड नंबर ना, इसके लिए 0 और 1, n माइनस 1 कितना हुआ 1 2 है। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 है ना, तो सबसे तो 3 से 1 कम होगा, और कहां से शुरू होगा 0 से, तो 0 1 2। यहीं अगर चलिए नेक्स्ट एक लेते हैं फोर्थ सेल, 4s 4p 4d 4f, n इसके लिए क्या हो गया 4, l का वैल्यू n के लिए कितना आना चाहिए, l का वैल्यू आएगा 0 1 2 और n माइनस 1 तक आएगा, यानी 3 तक। तो इसका s का वैल्यू 0, l p का वैल्यू 1, d का वैल्यू 2, का वैल्यू 3। तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए आप n और l तो लिख पाएंगे, यस सर। हाँ यस सर। चलिए n और l अगर लिख लिए तो बाकी बहुत आसान है। अब देखिए बाकी भी आपको बता देते हैं m कैसे लिखेंगे। अब n लिख लिए, n के बेसिस पे l लिख लेंगे, l के बेसिस पे ही हम m लिख लेंगे। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस l टू 0 2 प्लस l। देखिए s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना था 0, यस सर। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस l, तो माइनस 0 तो कुछ होता नहीं 0 ही, और प्लस 0 तो 0, तो 0 ही रहेगा m। ठीक, दूसरा लेते हैं p के लिए। सर सर, ये जो हाँ फॉर्मूला लिखे हैं -l फिर -0 माइनस l टू 0 2 है, 2 है। ओके सर। हाँ l माइनस टू l से 0। लेकर 0 तक और 0 से लेके प्लस l तक। चलिए अभी p का लिख रहे हैं, तो p के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो सॉरी माइनस 1। 1, माइनस 1 0 और प्लस 1, ये 3 वैल्यू हो जाएगा m का। ठीक, पूरा क्लीन करने दीजिए ऊपर। देखिए अब किसके लिए लिखें, अब लिखते हैं d के लिए। d का वैल्यू l का कितना होता है 2, 2 तो है। m का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 -1 0 +1 एंड 1 2। +2, इतना। वैसे ही f का, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए एक लिख के बताते हैं आपको। सर आप ही हाँ दीजिए सर, लिखते हैं हम लोग।
हाँ आप सर बोलिए, हम लोग लिखते हैं सर, तब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, इसको मिटा दें या स्नैप लेना है तो ले लीजिए। आप लिखिए 2p के लिए। देखिए p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 2 4 2 6। चलिए इसके लिए लिखिए, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा सर। 2। l का वैल्यू एल का वैल्यू 1। 2 हो गया तो 0 और 1, समझे। यस। और m का वैल्यू, एन का वैल्यू होगा 2। l का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, एल का वैल्यू मैक्सिमम 1 है। नहीं इसमें l का वैल्यू p है ना, तो p के लिए l का वैल्यू तो 1 ही रहेगा ना। सही था तुम्हारा आपका। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, -1, 0 और +1। +1। ठीक है। अब देखिए उसके बाद होता है स्पिन क्वांटम नंबर s। तो इसका दो ही वैल्यू होता है, एक +1/2 और -1/2। अब बताइए यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे, देखिए आपको एक कॉम्बिनेशन ये लिख के ही बताते हैं ना। पहला क्या लेते हैं, 2l1 हो गया, ये -1, इस ब्लॉक के लिए ले रहे हैं पहला। ठीक है, -1 ले लिए और इसका +1/2 ले लेते हैं, एक सेट हो गया। दूसरा 2 1, उसके बाद -1 ही रहा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट स्पिन का है उसके लिए -1/2, 2 हो गया। तो एक स्पिन के लिए इसके लिए हो गया, मान लीजिए -1, इसके लिए 0 ले लिए, इसके लिए क्या लेते हैं, +1 ले लिए। तीनों ब्लॉक के लिए अलग अलग आपका आ गया। बाकी जो अंदर, उसके अब अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या हो गया, एक के लिए +1, एक का अपोजिट स्पिन है तो एक का -1, एक का +1, एक का -1, एक +1 -1। तो हर इलेक्ट्रॉन का आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग ये चारों ग्रुप का नंबर बनेगा, समझे। तो इसमें क्या होगा, हाँ किसी दो का हो सकता है कि 3 सेम हो जाए लेकिन चौथा जरूर डिफरेंट हो। जैसे इसी में आप देख रहे हैं, देखिए इसमें आप देखिए, ये सेम है, ये इसमें भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये और ये डिफरेंट है। एक का +1/2 है, एक का -1/2। तो एट लीस्ट कम से कम एक जो क्वांटम नंबर है वो किसी एटम के लिए, किसी किसी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जरूर डिफरेंट होगा। सारा का सारा चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। तो क्वांटम नंबर लिखना और क्वांटम नंबर क्या है ये समझ में आया या नहीं। हाँ, मतलब मोस्टली पार्ट तो समझ में आ गया। हाँ, अब क्वांटम नंबर हमको नहीं लगता है कि आप लोग को छूटना चाहिए या नहीं समझ में आना चाहिए, या इसका क्वेश्चन भी मतलब ऐसा हो कि नहीं बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अभी जो ये पेयर बता रहे हैं ना, स्पिन वाला,
हाँ इसमें वो जो इसका किस बेसिस से बता रहे हैं, जैसे +1 हाफ से -हाफ, हाँ, प्लस हाफ, हाफ वन बाई टू, जैसे इक्वेशन की वो रिप्रेजेंट कैसे? करने का तरीका हो गया, जैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। जैसे मान लीजिए हमने एन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया, तो +1/2 आप दूसरे को भी ले सकते हैं, इधर वाले को भी, इसको भी +1/2 ले लीजिए, या इसको भी प्लस हो किसी को, लेकिन एक को प्लस लेंगे तो दूसरा माइनस होगा, अपोजिट स्पिन का। देख रहे हैं ना, हम लोग जब भी लिखते हैं तो एक को ऐसे लिखते हैं और दूसरे को इस नीचे ऐसे करके लिखते हैं, दोनों का मुंह अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में करने का मतलब क्या हो गया, एक का प्लस डायरेक्शन लिए तो दूसरा का माइनस लेंगे। और तो 1/2 इस, हाँ 1/2 इसलिए लेते हैं कि एक ही ब्लॉक का है, अच्छा, समझे। बोलिए, और कुछ क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है? सर दिमाग में ये जितना, हाँ बोलो। यहाँ पे तो क्लियर हो गया एस वाला कि एक ही ब्लॉक में इस वजह से हाँ मतलब 1/2 लेते हैं, क्योंकि दो को हाँ दिखाना है, दोनों का सम होकर 1 होगा, यही ना? हाँ, वन वन होगा, उससे नहीं नहीं, ये हमारा समझने के लिए है, लेकिन हम लोग 1/2 लेते हैं कि एक ही ब्लॉक का वो है, और प्लस और माइनस इसलिए लेते हैं कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो जैसे सर हम +1 भी लोग, लिख सकते हैं ना वहाँ पर, जैसे आप बोले नहीं, कि वन प्लस बाई प्लस प्लस वन वन प्लस, हाँ प्लस और -1 तो हम लोग ऊपर वाले में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर वाले, देख रहे हो मतलब वो ना। तो एन और एल के लिए आपने किया, हाँ, और एन एम और के एल के लिए, लिए। हाँ और के लिए, तो इसमें हाँ, तो मतलब उसको अलग। उसको उसको रिप्रेजेंट कर दिया, शुरू में जिसने बनाया था उसने इसी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, इसी तरह से लोगों को समझाया, लोग ऐसे ही समझ रहे हैं। यस सर। सर इसके बाद सर आपने वो कैसे लिखा सर, 2 और 2, 1 और 1, -1, वो उसको किस बेसिस पे लिखे आप? ये ये देखिए, इसका एन का वैल्यू क्या हो गया, 2, यस सर। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है एन का, ये एल का, ये एम का, और ये एस का। अच्छा, उसको एक ही बार में आप शो कर दिए सब? हाँ, एक बार में हम एक इलेक्ट्रॉन को, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझिए, ये केवल एक क्वांटम एक नंबर से, इलेक्ट्रॉन? हाँ, सेट ऑफ क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी, इसके लिए और इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सबका हम क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सबका डिफरेंट डिफरेंट अपना एड्रेस आएगा, ये जानिए, यूनिक एड्रेस आएगा सब। यही तो क्वांटम नंबर है, इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना ही तो क्वांटम नंबर का थ्योरी है, समझे। यस। ये बहुत, ये इसीलिए बोलते हैं, ये आपने दोबारा पढ़ा है आज रिवीजन में, इसलिए इतना समझ में आया। इसीलिए हम पहले भी बोलते हैं कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसको एक बार पढ़ के आइए तो वो जल्दी समझ में आ जाए, और तब आप हमसे क्वेश्चन भी करेंगे। और ऐसे होता है, सब कुछ नया है, आप एक चीज ध्यान देते हैं तब तक दूसरा चीज नया आ जाता है। राइट सर। तो पढ़ने का यही तरीका है, जैसे जैसे आपका मतलब क्लासेस बढ़ते जाएगा ना, इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग से ऊपर, तो वहां पे क्या होता है कि आपको हर लोकेशन पे अच्छे अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, और कोई भी टीचर जो होता है आपको सिलेबस पढ़ाता है, लेकिन सिलेबस नॉलेज 100% आपको नहीं पढ़ाता है, हम हो चाहे कोई भी हो। तो आपको अगर नॉलेज लेना है तो पहले खुद से पढ़ के आना पड़ेगा, उसके बाद आप जब वहां पे टीचर से पढ़ेंगे, आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ जो आप पढ़े हैं और टीचर जो पढ़ा रहा है, अब उस कॉन्ट्राडिक्शन को मिटाने में आप नया चीज सीखेंगे। इसीलिए सर बार हम बार तो, हम बोलते हैं। यस सर। सर हम तो पहले भी केमिस्ट्री किए थे, लेकिन हमको बहुत बोरिंग लगता था सब्जेक्ट ये, लेकिन आप जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मतलब आया, और
बहुत ही जानने का मतलब इसमें लगा कि बहुत कुछ है, अब लग रहा है कि बहुत कुछ है इसमें, ऐसा फीलिंग्स। केमिस्ट्री जो है ना, समझे, वो अथाह अथाह है, समझे। हमारे शरीर से लेके हमारे शरीर से लेके और हमारे सोच तक में केमिस्ट्री है। आज एक दिन में मैं क्लास ऐसे ही ले रहा था तो बच्चा बोला कि सर कार्बन जो हो, सर जो लकड़ी वगैरह जो होता है, वैसा हम लोग क्या करते हैं कि वो लकड़ी वगैरह जमीन में कुछ दिन दब जाता है तो कार्बन वो कोला बन जाता है। तो बोलते कि वो ये सब जो एल्युमिनियम है, लोहा है, ये जो मेटल पढ़ा रहे थे, तो ये सब भी सर कैसे ये बनता है। हम बोले कि ये एलिमेंट है, ये बनता नहीं है, ये नेचर में एक दूसरे फॉर्म में होते हैं पहले से। हम कार्बन नहीं बनाते हैं, हम कोयला बना सकते हैं, हम लकड़ी जो है लकड़ी बनाते हैं, लकड़ी डेवलप कर सकते हैं, उगा सकते हैं, लेकिन कार्बन उसमें, वो जो कार्बन उसमें से जिससे जुड़ के वो बना होता है वो नहीं बना सकते। बोले कि वो कैसे, तो बोले कि देखिए कार्बन जो होता है, लकड़ी में भी कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ज्यादा उसमें मॉइस्चर का मात्रा बढ़ जाता है, हाइड्रोजन वाटर का मात्रा बढ़ जाता है, उसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है, नाइट्रोजन, अलग अलग जो एलिमेंट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसको जब हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर अंदर रखते हैं तो वो जो है ऑक्सीजन वगैरह जो है वहां से हट जाते हैं और कार्बन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब कार्बन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो कोयला या पेट्रोलियम वगैरह में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग फ्यूल के तौर पे बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ, कार्बन जो है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, वो अपना रूप चेंज किया, लेकिन कार्बन वही है जो इसमें। कार्बन अगर 10 कार्बन एटम है तो वहां भी 10 ही कार्बन एटम रहेगा, ऐसा नहीं कि बन के वो 100 हो जाएगा या 200 हो जाएगा, एटम उतना ही रहेगा। बस क्या होगा, पदार्थ चेंज हो गया, यहाँ लकड़ी में था वहां कोयला में पहुंच गया, समझे। यस सर। तो केमिस्ट्री अगर आपका मजबूत है, समझे, तो आप नेचुरल फेनोमेना है ना, ये बायोमोलिक्यूल आपका शरीर में कौन सा चीज सूट करेगा, कौन सा खाद्य पदार्थ सूट नहीं करेगा, क्या चीज होता है, ये जो डाइटिशियन या फिर ये जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट, ये सारा सब जो जो होते हैं, ये सब, इनको ये थोड़ा बहुत ये बायोमोलिक्यूल ये सब के बारे में पता होता है कि कौन सा चीज में क्या कंपाउंड पाया जाता है, क्या उसमें होता है, कंपोजिशन क्या है, उस कंपोजिशन से किसको सूट करेगा, किसको सूट नहीं करेगा। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जितना आप डूबेंगे ना उतना मजा आएगा। अगर सोचेंगे कि जैसे हम ऊपर ऊपर, जैसे नाव पे कैसे होता है कि नाव पे बैठ के और पार कर जाए छूते हुए, तो ये सबसे बोरिंग सा सब्जेक्ट लगेगा। बारिश में अगर हम घर में रहें तो बारिश का आनंद मिलता है क्या? नो सर। नहीं ना मिलता है। जब तक बारिश में भीगेंगे नहीं तब तक बारिश का कैसे पता चलेगा ना। यस राइट। तो वही है, मॉलिक्यूल एटम वगैरह में भीगना पड़ता है तो केमिस्ट्री का अपने आप पता चलने लगेगा। थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सारा चीज जो है, एक जितने भी जो सब्सटेंस है उनके प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए उनका इंटरनल स्ट्रक्चर हमको पता होता है और पता होना चाहिए, और इंटरनल स्ट्रक्चर आपको केमिस्ट्री ही डिस्क्राइब करता है, बताता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेटल क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उसके लिए उसका केमिस्ट्री है। क्यों कि ग्रेफाइट क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसका किसी से कंबाइन नहीं किए रहता, वो फ्री में रहता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करता है, जिसके कारण क्या होता है कि चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो ये उसका केमिस्ट्री है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है उसका कि वो भूरा सा होता है, उसका स्लाइड कर जाता है, ये काला दिखता है,
कमजोर होता है, ये उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ये सारे स्ट्रेंथ को, ये जो सारा जो ऊपरी जो आपको उसका गुण या क्वालिटी जो दिख रहा है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चाहिए, और वो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताएगा केमिस्ट। बहुत वाइड स्कोप है, आप बहुत मतलब वाइड स्कोप का बहुत बड़ा ब्रांच है, बहुत हर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बहुत बड़ा इसका वो है, मतलब एरिया है। इसलिए कोई भी ऐसा फील्ड नहीं जो इससे बचा हुआ हो, अछूता हो। सारे फील्ड में आपका, मैन्युफैक्चरिंग में सारे फील्ड में घुसा हुआ रहता है, रिसर्च से लेके उसमें जितने भी रिसर्च है उसमें इसी का बात है। तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा उस पदार्थ के बारे में आपको ज्यादा जानने को भी मिलेगा, और उसका आगे उसके यूटिलाइजेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में आपको आसानी होगी, और आप इजीली उसको कर पाएंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।